Okay, right. Assalamu alaikum. So today we will be starting the past paper session, and today we will be attempting the first past paper. And this past paper is May June 2024, paper 2, variant 2. ठीक है? ओके, तो पहले थोड़ा सा हम लोग इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये पेपर होता है 2 आवर एंड 15 मिनट्स का। ठीक है? अब इस 2 आवर 15 मिनट्स को आपने ब्रेक डाउन कैसे करना है, पहले आप ये सुन लें। इस 2 आवर 15 मिनट्स में से 1 आवर एंड 30 मिनट्स सेक्शन बी के लिए है, और जो बच गई 45 मिनट्स वो आप सेक्शन ए के लिए यूज करेंगे। तो सर, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी क्या होता है? तो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो सेक्शन ए होता है ना, ये होती है केस स्टडी। ठीक है? ये जो सेक्शन ए होता है ये केस स्टडी होती है। और ये आप लोग जो गलती करते हो वो गलती अब मत करना, क्योंकि आप लोगों ने भाई से पढ़ लिया है ना। केस स्टडी हम लोग बाद में अटेम्प्ट करेंगे, पहले हम लोग हमेशा सेक्शन बी के ले जाएंगे। हम लोग हमेशा केस स्टडी एंड में अटेम्प्ट करेंगे और सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करेंगे। सर ऐसा क्यों, कोई वजह तो होगी? मैंने बोला हाँ, वजह है। सेक्शन ए जो है वो 45 मिनट्स का है, और सेक्शन बी जो है वो है 1 आवर एंड 30 मिनट्स का। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सेक्शन ए के ऊपर जब सारी मेहनत कर लोगे तो फिर आप सेक्शन बी में ना आपका ये दिमाग खाली हो चुका होगा। तो सेक्शन बी तो हमने पूरे साल तैयारी करी है, और सेक्शन बी के तो आंसर्स ज्यादातर रेटाफाइड होते हैं ना, जो आपने नॉलेज लर्न करी है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। हालांकि अगर मैं इस सेक्शन ए की जो आपके आपकी स्क्रीन के सामने प्रेजेंट हुआ है ना, तो सेक्शन ए के अंदर जो है वो सारा केस स्टडी के अंदर आंसर मौजूद होते हैं। आपको इस केस स्टडी से आंसर ढूंढ ढूंढ के निकालने हैं। तो अगर एक बच्चा सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करता है तो वो सारा का सारा जो अपना एनर्जी है, जो सारा का सारा अपना ब्रेन है, वो सेक्शन ए की तरफ लगा देगा। तो फिर व्हेन यू गाइस कम टू सेक्शन बी, सो यू गाइस फील ब्लैंक। तो सेक्शन बी में मैसअप ना हो, इसलिए आप लोग पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे। नंबर टू, सेक्शन बी के लिए जो टाइम असाइन किया गया है वो है 1 आवर एंड 30 मिनट्स, और जो सेक्शन ए के लिए टाइम असाइन किया गया है वो है 45 मिनट्स। तो सर हम लोग क्या करें, हम लोग पेज छोड़ें? हम लोगों को पेज नहीं छोड़ना। जो वो आप लोगों को फुल स्केप शीट्स देंगे, आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, और शुरू कर देंगे। ठीक है? गॉट इट? अब सर आप आज कौन सा कराएंगे, आप पहले ए करवाएंगे या बी कराएंगे? मैं पहले, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और फिर मैं बता दूंगा कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले सारे सेक्शन बी करवा दूं। तो हमारे 2 4 6 8 बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। हम अपने 60 मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग सेक्शन ए कर लेंगे 10 12। ठीक है ना? तो हम जैसे जैसे हम सेक्शन बी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा कोर्स भी ऑटोमेटिक रिवाइज होगा, और हमें नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जो कि बहुत टाइनी टाइनी चीजें होती हैं, जो मे भी शायद हमने कवर ना करी हो, मिस हो गई हो, छोटी छोटी डेफिनेशन बुक के कोने खांचों में लिखी हुई है जो। तो आई थिंक हमें सेक्शन बी से शुरू कर देना चाहिए। सेक्शन ए तो हम लोग बाद में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन ए में कुछ एज सच है नहीं। तो हम लोग सारे सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर सारे सेक्शन एस करेंगे। तो जरा आप शुरू करते हैं। ओके, तो सर हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्शन बी से। तो हम लोग आज कर रहे हैं मई जून 2024, पेपर 2 वेरिएंट 2। पेपर इज ऑफ 2 आवर एंड 15 मिनट्स। और आपको पहले भी बताया गया है कि इस 2 आवर और 15 मिनट्स में से 45 मिनट्स जो है वो आप किसके लिए यूज करेंगे? 45 मिनट्स सेक्शन ए के लिए हैं। ठीक है? और 1 आवर 30 मिनट्स जो हैं, जो रिमेनिंग टाइम है, वो आप किसके ऊपर लगाएंगे? वो आप लगाएंगे सेक्शन बी के ऊपर, जो कि थ्योरी होता है। तो बेटा सेक्शन ए को कहते हैं केस स्टडी, और सेक्शन बी को कहते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है? तो अब हम सेक्शन बी की तरफ डायरेक्ट जाते हैं। अच्छा, सेक्शन बी, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। अच्छा, पहले आपको एक बात बता दी जाए कि इस सेक्शन बी के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चन हैं इस सेक्शन बी के अंदर? यू हैव 4 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ योर चॉइस। बट सॉरी टू से, आपकी चॉइस की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी चॉइस की कोई औकात नहीं है। चॉइस मेरी होगी, काम सिर्फ आप लोग करोगे। तो आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग गलती ये करते हैं कि जब आप लोग सवाल चूज कर रहे होते हैं ना कि यार इन 4 में से कौन से 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप क्या देखते हो, अरे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, चलो भाई करना शुरू कर दो। जब आप इस सी और डी जब आप इस 6 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ आते हो, तो आपको अंदाजा होता है कि यार बॉस ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? फिर आप क्या करते हो, फिर आप टक 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 सारा काटते हो।
फिर आप कोई और सवाल सेलेक्ट करते हो, फिर आप करते हो, तो यहाँ पर आप अपने 10-15 मिनट जाया कर चुके होगे। तो वेन एवर यू सेलेक्ट 3 questions out of 4 questions, so you always make your choice on the basis of 8 मार्कर, कि सर क्या मुझे 8 मार्कर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि 2-4 नंबर का सवाल तो सबको आएगा। नॉलेज सपोज एक बच्चे को 8 मार्क, एक बच्चे ने ना, आप सुनना मेरी बात गौर से, एक बच्चे ने सवाल सेलेक्ट करा, देखा टू पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टू पॉलिसीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, उसने सवाल शुरू करा, उससे 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, उससे 8 नंबर का सवाल नहीं हो रहा, तो आप समझो उसके 8 नंबर चले गए। एक बच्चा है जिसने मेरी बात मानी, उसने पहले देखा कि यार मुझे 8 नंबर का सवाल आता है या नहीं आता, उसने बोला 8 का भी आता है, 6 का भी आता है, 4 का भी आता है, 2 का नहीं आता। तो उसके कितने मार्क्स आए हुए? 2। लेट सपोज उसको 4 का भी नहीं आता, अभी भी उसके कितने मार्क्स आए हुए? 6 मार्क्स आए हुए। तो इज इट बेटर टू लीव द 6 मार्क्स, या फिर इज इट बेटर टू लीव द 8 मार्क्स? मैं बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ। तो हमेशा आप जब भी सवाल चूज करेंगे तो आप 8 मार्क्स की बेसिस पे चूज करेंगे, क्योंकि 8 मार्क्स की वेटेज ज्यादा है। ठीक है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि आपका सवाल छूटेगा, लेकिन एक हम अजम्पशन करके चलते हैं ना। तो आप हमेशा जब भी अपना सवाल चूज करेंगे तो आप हमेशा 8 मार्क्स को देख के अपना सवाल चूज करेंगे कि यार मुझे ये 8 मार्क वाला आता है या नहीं आता, क्योंकि देखो 2, 4 और 6 ये तो हर बच्चा कर लेगा। जो असल गेम चेंज होती है ना, जो गेम चेंजर है, वो ये 8 मार्क का क्वेश्चन है और वो केस स्टडी है, जिससे आपका ग्रेड बनेगा या गिरेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग सेक्शन बी शुरू कर रहे हैं। सेक्शन बी में मैंने आपको बताया है कि जो टाइम है वो आपके पास है 1 आवर एंड 30 मिनट्स, और आपको 4 में से कितने क्वेश्चन करने हैं? यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। तो अगर मैं इस 1 आवर 30 मिनट्स को डिवाइड बाय 3 करता हूँ, तो उसका मतलब है कि मेरे पास पर क्वेश्चन कितना टाइम है? आई हैव 30 मिनट्स टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, राइट। मेरे पास कितनी देर है? मेरे पास 30 मिनट्स है हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। तो 30 मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो 1.5 घंटा मेरा पूरा हो गया। जो बच गई 45 मिनट्स, आई एम गोना यूज देम फॉर सेक्शन ए। ठीक है, नाउ यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि आप लोग अपनी प्लीज कॉपीज निकाल लें, अपने पास हेडिंग डाल लें, मई जून 2024 पेपर 2 वेरिएंट 2, क्योंकि मैं पूरे पूरे आंसर्स लिखवा रहा हूँ, मैं दूसरों की तरह पॉइंटर्स नहीं बनवाता। आई विल बी गोइंग फॉर राइटिंग आउट दी होल आंसर्स। ठीक है, चलें आ जाए, शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए। आइडेंटिफाई 2 पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट्स, 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई करें 2 पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए, आप याद रखना, या तो ये जो ए पार्ट है ना, या तो ये ए पार्ट आइडेंटिफाई का आएगा, गौर से आज सीख के जाओ सबके सब। या तो ये ए पार्ट आइडेंटिफाई का आएगा, या तो ये ए पार्ट डिफाइन का आएगा। देखो, आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि अगर आप 2 वर्ड्स भी लिख दोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे, जैसे बिजनेस स्टडीज में होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई 2 पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट्स। तो यार कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर होते हैं। ऐसा ही है भाई, कितने सेक्टर होते हैं? 3। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो यार अगर मैं प्राइमरी सेक्टर का माल बनाने चाहता हूँ, अगर मैं प्राइमरी सेक्टर बनाने चाहता हूँ, तो मैं किसको फॉरगोन करूंगा? सेकेंडरी सेक्टर को और टर्शरी सेक्टर को। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम लोग, उसने बोला है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ अगर मैं प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट बनाता हूँ। और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, पब्लिक गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड। फ्री गुड नहीं हो सकता, क्योंकि फ्री गुड नेचुरल होता है, वो इंसान नहीं बनाता। तो यू कैन राइट कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड, सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट, टर्शरी सेक्टर प्रोडक्ट, जो आपका दिल करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए से आ जाए। सो दिस इज मई जून, ये कौन सा ईयर है? ये है मई जून 2024। मई जून 2024, पेपर 2 वेरिएंट 2, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए के मुताबिक इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट्स, सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट्स एंड टर्शरी सेक्टर प्रोडक्ट्स। ठीक है,
तो ये आपको 2 मार्क्स मिल गए हैं, एक सेकेंडरी का मिला है और एक आपको टर्शी सेक्टर का मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2A डन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ जा रहा हूँ। अगर किसी का रह जाए तो ही कैन ऑलवेज टेक अ स्क्रीनशॉट, वरना क्लास के फौरन बाद यू विल गेट अ PDF ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमें काम ज्यादा करना है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, एक्सप्लेन टू पॉलिसी मेजर्स विच में रिड्यूस पॉवर्टी 4 मार्क्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ। आज से पहले 2022 से पहले 2022 से पहले जो पेपर में सवाल आते थे उसमें वो कभी भी बोलता नहीं था कि दो पॉलिसी दो रीजंस यूज करो। लेकिन 2022 के बाद जितने सवाल आए हैं वो उन सारे सवाल के अंदर खुद से बोलता है। तो चाहे वो बोले या ना बोले, वो चुप हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको मैंने बता दिया है, जमाने से सिखाते हुए आ रहा हूं कि हमेशा याद रखना 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स। और इस 2 पॉइंट्स लिखने, तो पहले पॉइंट के 2 मार्क, दूसरे पॉइंट के 2 मार्क, तो टोटल 4 मार्क मिल गए। सर अब ये 2 मार्क्स कैसे मिलेंगे ये भी तो बता दें। तो भाई आपने मिसाल है, पहला पॉइंट लिखा, तो उस पहले पॉइंट में आपको 1 मार्क नॉलेज का मिलेगा, आइडेंटिफाई करने का कि कौन सी पॉलिसी यूज हो सकती है। और सेकंड मार्क मिलेगा उसको एनालाइज करने का, उसको एक्सप्लेन करने का। तो फर्स्ट मार्क आपको मिलेगा किसका? फर्स्ट मार्क यू विल गेट फॉर नॉलेज या फिर आइडेंटिफिकेशन, वट एवर यू से इट। और सेकंड मार्क आपको एक्सप्लेन करने का यानी कि एनालिसिस का मिलेगा। सेकंड पॉइंट में भी 1 मार्क नॉलेज, 1 मार्क एनालिसिस एनालिसिस, तो इस तरीके से 4 मार्क्स आपके पूरे होते हैं। तो सर इस बात को कंक्लूड करें, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर यू गेट 2 पॉइंट्स, यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स, यू गेट 2 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, 1 मार्क फॉर द नॉलेज पार्ट, 1 मार्क फॉर द एनालिसिस पार्ट। अब सवाल पर आता हूं। सवाल कह रहा है कि एक्सप्लेन 2 पॉलिसी मेजर्स विच में रिड्यूस पॉवर्टी। सवाल कह रहा है 2 पॉलिसी मेजर्स बताओ जिससे पॉवर्टी रिड्यूस होगी। भाई पॉवर्टी का मतलब होता है गुर्बत। तो गुर्बत को रिड्यूस करना है, मतलब इंसान अमीर कैसे हो, ऐसी कोई 2 पॉलिसी बतानी है। मैं बहुत सारी मेंशन करता हूँ, फिर हम कोई भी 2 समझाएंगे। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, पॉलिसीज क्या होती हैं? हर वो चीज जो गवर्नमेंट लगा रही है वो एक पॉलिसी है। क्या बोला भाई? हर वो चीज जो गवर्नमेंट लगा रही है वो एक पॉलिसी है। तो भाई गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल टैक्स को रिड्यूस कर दिया। कौन से टैक्स को? आई एम टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स को यानी कि इनकम टैक्स को रिड्यूस कर दिया। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दी, जैसे गवर्नमेंट ने पेंशन पे करना शुरू कर दी, ट्रांसफर पेमेंट्स पे करना शुरू कर दी। ठीक है, लोगों के पास पैसे आना शुरू हो गए। सही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस कर दिया। तो यार इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस होगा तो गुड्स सस्ते हो जाएंगे। ठीक है। सर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है। सर सब्सिडी एक ग्रांट या कैश पेमेंट होती है जिससे गुड सस्ता होता है, इफ यू गाइस रिमेंबर। फिर और क्या कर सकती है? और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मिनिमम वेज इंप्लीमेंट कर सकती है कि अपने जो वर्कर्स हैं उनकी वेज को बढ़ा दे। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बेटा अर्शिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आ गया। रोहान फिस्कल पॉलिसी टैक्स के अंदर आ गई। ठीक है, टैक्सेशन को भी हमने जो कम करा, पहला पॉइंट। तो गवर्नमेंट मिनिमम वेज इंप्लीमेंट करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर लगाई जाती है। सर और क्या कर सकती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस को भी रिड्यूस कर सकती है। तो देखिए मैंने आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसमें से कोई भी आपको 2 पॉइंट लिख के समझाने हैं। अब आप लोग क्या गलती करते हो वो सुनना। आप लोग क्या गलती करते हो? आप लोग गलती ये करते हो कि आप लोग ने फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे 1 पॉलिसी मेजर विच में रिड्यूस पॉवर्टी इज अ फॉल इन डायरेक्ट टैक्स या फिर अ फॉल इन इनकम टैक्स। यहां तक 1 मार्क मिलेगा। आप उसको समझाओ तो सही कि इनकम टैक्स के कम होने से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से, इनडायरेक्ट टैक्स के कम होने से, सब्सिडी के मिलने से, मिनिमम वेज के लगने से, मैक्सिमम प्राइस के कम होने से, इन सब चीजों से कैसे पॉवर्टी रिड्यूस होगी उसके ऊपर इफेक्ट लेके आओ। सो यू विल गेट द मार्क फॉर द एनालिसिस पार्ट, तब आपको एनालिसिस का मार्क मिलेगा। ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट दिस एंड वी विल राइट डाउन एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है। तो आई एम गोइंग फॉर मिनिमम वेज एंड आई एम गोइंग फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे ये ज्यादा अच्छे पॉइंट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी आ जाए। सो इफ यू वांट यू कैन राइट विद मी एज वेल, नो प्रॉब्लम। वन पॉलिसी मेजर, वन पॉलिसी मेजर, वन पॉलिसी मेजर विच में रिड्यूस पॉवर्टी
one policy measure which may reduce poverty is through introduction of is through introduction of is through introduction of minimum wage rate system which will increase। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मिनिमम वेज याद दिला दूं। मिनिमम वेज वो वेज रेट होता था जो गवर्नमेंट लगाती थी अनस्किल्ड वर्कर के लिए। वो बंदा जो पॉवर्टी के अंदर रह रहा था, जिसको बेसिक नेसेसिटीज को जो एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो गवर्नमेंट मिनिमम वेज उन लोगों के लिए लगाती थी और अबव द इक्विलिब्रियम लगती है ताकि उनकी वेज रेट बढ़ जाए और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए और पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए। तो क्या लिखूंगा? वन पॉलिसी मेजर विच में रिड्यूस पॉवर्टी इज थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम वेज रेट सिस्टम विच विल इंक्रीज income of consumers which will increase income of consumers, so they will be able to afford better quality, so they will be able to afford better quality goods and services, so they will be able to afford better quality goods and services which will improve their standard of living। SOL means standard of living comma रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि यार जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा, जिससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उसकी पॉवर्टी रिड्यूस होगी। जैसे मिसाल है, अगर वो पहले चिकन खाता था तो अब वो मीट खा सकता है, ही कैन ईट बीफ। अगर वो पहले रोटी खाता था तो अब वो डबल रोटी भी खा सकते हैं, ही कैन गो फॉर ब्रेड। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, SOL शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, मैंने सिर्फ अभी लिखी है, पेपर में इट्स नॉट अलाउड। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अनदर पॉलिसी मेजर। ठीक है, इम्प्रूव के बाद लिखा है रिड्यूसिंग, इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ठीक है, अनदर पॉलिसी इज अ फॉल इन अनदर पॉलिसी इज अ फॉल इन इनडायरेक्ट टैक्स। अनदर पॉलिसी इज अ फॉल इन इनडायरेक्ट टैक्स which will make goods affordable for consumers। सर, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो प्राइस बढ़ती है, तो जब इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस होगा तो प्राइस कम होगी, तो गुड्स अफोर्डेबल होंगे। विच विल मेक गुड्स अफोर्डेबल फॉर कंज्यूमर्स, so they will be able to purchase more of it, so they will be able to purchase more of it, comma reducing poverty। ठीक है, अब मैंने इसको बताया कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स जब रिड्यूस होगा तो गुड सस्ता होगा, और जब गुड सस्ता होगा तो वो लोग ज्यादा खरीद सकेंगे, तो इससे पॉवर्टी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वी आर डन। आई एम रिपीटिंग अगेन, यू गाइज में कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, मैं सी वाले पार्ट की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, पार्ट सी। अच्छा जी, एनालाइज हाउ द क्लोजर ऑफ फर्म्स में हार्म कंज्यूमर, 6 मार्क। एनालाइज हाउ क्लोजर ऑफ फर्म्स में हार्म कंज्यूमर, 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो यार अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, पहले एक बात क्लियर कर लो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक मसला है, तो पहले मैं वो क्लियर कर दूं कि जब सवाल में लिखा हो ना कि आप डायग्राम को यूज करो, 6 मार्क का क्वेश्चन अगर डायग्राम वाला आता है तो 4 मार्क डायग्राम के, 2 मार्क समझाने के हैं। अगर सवाल में डायग्राम का कुछ नामो निशान नहीं है तो सिंपल सिंपल आपको तीन तीन पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, क्या बोला आपको?
अब ये सवाल है, एनालाइज हाउ द क्लोजर ऑफ फर्म्स में हम कंज्यूमर, 6 मार्क का सवाल है, तो आपको 3 वैलिड पॉइंट्स लिखने हैं और हर पॉइंट के 2 मार्क हैं, तो 3 पॉइंट के 6 मार्क हो जाएंगे। सेम स्ट्रैटेजी, 1 मार्क नॉलेज, 1 मार्क एनालिसिस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर फर्म्स बंद होती हैं तो इससे कंज्यूमर को क्या नुकसान होगा। अगर फर्म्स बंद होती हैं तो इससे कंज्यूमर को क्या नुकसान होगा। पहला नुकसान होगा क्या है ना, कंपटीशन कम हो जाएगा, फर्म्स मोनोपोली बन जाएंगी और ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगी। ये पहला पहला नुकसान होगा कि अब कंज्यूमर को ज्यादा प्राइसेस पे करनी पड़ जाएंगी, ये पहला नुकसान होगा। ठीक है, कि कंपटीशन कम होगा, मोनोपोली बन जाएंगी फर्म्स और ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगी, ये पहला नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान हो गया कि यार उसके पास चॉइसेस कम होंगी, यानी कि उसके पास जो है ना वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएंगे। अब जो चीज पड़ी हुई है वही इस्तेमाल करनी होगी, उसकी नीड वांट उसकी चॉइस की कोई औकात नहीं रही। ये दूसरा पॉइंट हो सकता है। उसके पास सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी कम होगी, उसके पास स्विच होने के ऑप्शंस कम है, एक ही बात है, ठीक है। सर तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। मिसाल है कि भाई अगर उसके घर के नीचे जो दुकान थी वो सारी बंद हो गई, तो अब उसको कहीं दूर जाके सामान लेना पड़ेगा। जैसे भाई मैं अपने घर के नीचे उतर के चीजें ले लेता हूँ, तो अब अगर मैं मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए, क्योंकि जो मेरे घर के पास दुकान है वो सारी बंद हो चुकी है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो बेटा हमें नुकसान बताना है कंज्यूमर्स के रिलेटेड। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो मुल्क का नुकसान है ना, इस पे कंज्यूमर का क्या नुकसान है, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है, एनालाइज हाउ क्लोजर ऑफ फर्म्स में हार्म कंज्यूमर, 6 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल अलग है, मैं पहले अपना इनपुट देता हूँ, जो बच्चों का अगर मुझे कोई और पॉइंट लगता है तो मैं वो भी थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। उसके अलावा कोई अगर ऐसा सवाल आता है जो थोड़ा सा न्यू है, जो कोर्स से थोड़ा सा हट के आ रहा है, तो मैं उस पे मार्किंग स्कीम भी ओपन करता हूँ, ताकि अगर कोई ऐसा पॉइंट जो मेरे लिए भी नया हो, आपके लिए भी नया हो, सब सीख रहे हैं भाई, तो उससे हमें पता चल सके, ठीक है ना। तो लेट्स सी इफ वी कैन गेट एनी अदर पॉइंट एज वेल। तो मैं मार्किंग स्कीम लोड करता हूँ। ओके, सो दिस इज द मार्किंग स्कीम इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि उसने गाइडेंस में क्या बोला है। उसने बोला है फोकस शुड बी ऑन कंज्यूमर, 1 मार्क इन टोटल फॉर हायर प्राइस। अगर किसी बच्चे ने लिख दिया कि हायर प्राइस चार्ज होगी, जैसे मैंने बोला, तो उसको सिर्फ 1 मार्क नॉलेज का मिलेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है इट में रिड्यूस कंपटीशन, जिसकी वजह से मोनोपोली होगी और हायर प्राइस चार्ज होगी। देखो यहां तक अगर एक बच्चा लिखता है तो उसको 3 मार्क मिल गए, 1, 2 और 3, ये मिल गया इसको 3 मार्क, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है mean that consumer have to travel further to purchase product, may take time to find alternatives, there will be a reduction in the range of products available, less variety, and it may not be able to buy some products। ये choices वाली बात कर दी, ठीक है। फिर इसने अगले पॉइंट में बोला है इट में रिड्यूस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, लोअरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिड्यूसिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मे रिड्यूस एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एग्जांपल एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी विच जिससे प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। तो भाई पहला वाला पॉइंट कह रहा है कि कंपटीशन कम होगा, जिसकी वजह से फर्म्स मोनोपोली बन जाएंगी। मोनोपोली, सारी फर्म्स आपस में मर्ज हो जाएंगी और एक मोनोपोली बना लेंगी ना भाई। मिसाल है 10 फर्म है रोहन, उसमें से 4 5 बंद हो गई, तो अब जो 3 4 रह गई वो मोनोपोली बनेंगी और फिर वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही होंगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भाई सिंस दुकानें बंद हो जाएंगी तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा कहीं दूर, ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए, कोई अच्छी चीज ढूंढने के लिए, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि कंज्यूमर की कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी गिरेगा ना, वो फिर सस्ती चीजों के ऊपर खर्चा करेगा। उसके अलावा क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर फर्म जो है वो अब लिमिटेड माल प्रोड्यूस कर रही होगी। और दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तभी हासिल होते हैं फर्म को भी जब वो बड़े पैमाने पे काम कर रही होती है ना। तो अब कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ चुकी है, तो वो भी लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, तो आगे भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पास नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो वी कैन राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ आवर ओन चॉइस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, आ जाए। तो हमें एक नया पॉइंट कुछ खास मिला नहीं है, तो आई थिंक वी शुड गो फॉरवर्ड, राइट। चलें, आ जाए। सो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो डिसएडवांटेज है ना ये बेटा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हासिल होंगे, एवरेज कॉस्ट आपकी कम नहीं होगी।
उसका मतलब एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ रही है ना, तो एवरेज कॉस्ट का बढ़ना तो नुकसान है ना दोस्त। ठीक है, आ जाओ। लेट्स स्टार्ट पार्ट सी। द क्लोजर ऑफ फर्म्स, बिल्कुल ऐसा ही है। द क्लोजर ऑफ फर्म्स will harm consumers. The closure of firms will harm consumers as this will reduce competition, as this will reduce competition, as this will reduce competition, comma, firms will become a monopoly, comma, firms will become a monopoly and will start charging and will start charging a higher प्राइस। ठीक है, ये आपका पहला नुकसान हो गया कि क्लोजर होगा फर्म्स का और कंपटीशन कम होगा, इसके वजह से फर्म्स मोनोपोली बन जाएंगी, और जब वो मोनोपोली बन गई तो फिर वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगी। ये पहला नुकसान हो गया। ठीक है, अब आप बताओ इससे और क्या नुकसान हो सकता है। विल स्टार्ट चार्जिंग हायर प्राइस, सो कंज्यूमर्स will not be able to consumers will not be able to purchase same amount of same amount of goods and services, same amount of goods and services, comma, reducing स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया सही। ठीक है भाई, अब दूसरा पॉइंट। सेकेंडली देयर विल बी देयर विल बी अ फॉल इन choices for consumers. Secondly, there will be a fall in choices for consumers as there will be as there will be there will be less variety, there will be less variety of goods and services, so will have to purchase consumers will have to purchase the available product, consumers will have to purchase the available product। भाई फर्म्स बंद हो गई थी जिसकी वजह से चॉइसेस लिमिटेड थी, अब जो पड़ा हुआ है माल वही खरीदना पड़ेगा। सो कंज्यूमर्स विल हैव टू परचेज द अवेलेबल प्रोडक्ट। और ये लिख सकते हैं कि उनकी चॉइस को, उनकी कंसिडरेशन को, उनकी डिमांड के मुताबिक चीज़ नहीं बन रही होगी। ठीक है, सही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट सही वाला अवेलेबल नहीं होगा और जो पड़ा हुआ है वो माल खरीदना पड़ेगा। सही है, उनको उनकी पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। सही है, तो अब हम लिख देंगे सो इट मे नॉट बी पॉसिबल इट मे नॉट बी पॉसिबल टू बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन चॉइस। ठीक है, ऑफ आवर ओन चॉइस। ठीक है, ये हो गए आपके दो रीजंस, तो यहाँ तक आपको 4 मार्क मिल गए। अब आपको लास्ट मार्क लेना है, और वो लेना है आपको थर्ड पॉइंट लिख के। तो अगेन आपको 1 मार्क नॉलेज का, 1 मार्क एनालिसिस का मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट पॉइंट लिखें। लास्टली, सिंस since a higher price
will be charged. Lastly, since a higher price will be charged by firms, so consumers will not be able to gain. So consumers will not be able to gain advantages of. So consumers will not be able to get advantages of economies of scale due to इंक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये एक और नुकसान हो गया कि यार एवरेज कॉस्ट जब कम होती है ना, तो वो प्राइस भी कम चार्ज करता है। तो भाई जब फर्म की एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फर्म भी ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा ना। तो जो एवरेज कॉस्ट का कम होने का फायदा कंज्यूमर को पास होता था इन फॉर्म ऑफ लोअर प्राइस, अब वो पास नहीं होगा क्योंकि वो खुद इकोनॉमीज अचीव नहीं कर पा रहा। तो जब वो नहीं अचीव कर पा रही फर्म, तो फिर कंज्यूमर को भी नहीं मिलेगा ना, आगे वो ट्रांसफर भी तो नहीं होगा फायदा। सो वी आर डन विद ए बी एंड सी। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट। ठीक है। अच्छा, वो पैराग्राफ पैराग्राफ चेंज करना वो आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 8 मार्क्स में आपको 2 पैराग्राफ बनाने हैं। ठीक है। 6 मार्क के अंदर आपकी मर्जी, आप पैराग्राफ चेंज करके लिखो, 3 अलग अलग पॉइंट्स करके लिखो, मर्जी है। बुलेट पॉइंट्स मत बनाना, वी हैव टू राइट इन पैराग्राफ, ये बात याद रखना बस। ठीक है। अब मैं पार्ट डी की तरफ जा रहा हूँ, सही है। ओके, नाउ गोइंग टुवर्ड्स पार्ट डी। तो पार्ट डी जो है ना, ना उसका इकोनॉमिक्स से इतना ज्यादा लिंक नहीं है ना, बिजनेस से इतना ज्यादा लिंक है, इट्स मोर ऑफ जनरल नॉलेज ना। तो आप पार्ट डी जब पढ़ेंगे तो आप खुद बोलेंगे यार ये इसने क्या सवाल दिया, मतलब क्या सोच के दिया इसने सवाल। डिस्कस वेदर और नॉट अ गवर्नमेंट शुड एनकरेज पीपल टू वॉक टू स्कूल एंड वर्क। 8 मार्क्स। ये क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि डिस्कस करें कि गवर्नमेंट को लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो स्कूल और अपने काम पे पैदल जाएं। तो मतलब सवाल ये पूछना चाह रहा है कि पैदल चलने के फायदे बता दो, पैदल चलने के नुकसान बता दो। तो जब अबू बोलते हैं ना कि यार गाड़ी में नहीं जाओ, पैदल जाओ, तो वो पैदल चलने के फायदे हो गए। और कराची में पैदल पैदल अगर आप चलोगे तो जो आपके साथ हरकतें होंगी ना, वो सारे नुकसान है। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सोच के बताओ कि पैदल चलने के क्या फायदे हो सकते हैं और पैदल चलने के क्या नुकसान हो सकते हैं, वॉक करके स्कूल और वॉक करके काम पे जाने के। ठीक है। अच्छा खैर, अगर बंदा पैदल जाता है ना, अगर बंदा पैदल जाता है तो उसके क्या फायदे हैं। ठीक है। पहले ये सुन लेते हैं, फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे भी जाते हैं। तो यार पहले है ना, आपको 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर पहले आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं फेवर में, कि यार अगर गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है तो इससे क्या फायदा होगा। और 2 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे कि इससे क्या नुकसान होगा अगर लोग पैदल जाएंगे तो। ठीक है, 2 फायदे 2 नुकसान लिखने हैं। और अगेन फॉर्मेट वही है, एक नॉलेज एक एनालिसिस, एक नॉलेज एक एनालिसिस। ठीक है। अब इस सवाल के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप डायग्राम बनाओ, लेकिन अगर आप 8 मार्क्स में लिखा हो नहीं लिखा हो, अगर आप बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर अगर आप कहीं पे डायग्राम को लिंक कर सको अपने आंसर के साथ तो इट्स वेरी गुड, यू शुड लिंक। ठीक है, वो इम्प्रेस होता है ऐसे बच्चों से। ठीक है, ना बनाओ तो भी कोई मसला नहीं है, बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो हर बच्चा बनाता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मेरा काम मशवरा देना है। ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर लोगों को एनकरेज कर रही है कि वो पैदल काम पर और स्कूल जाए, इसके क्या फायदे हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी वर्कर की, क्योंकि उसका वार्म अप हो जाएगा। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वो ज्यादा अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर सक रहा होगा, उसको वेज ज्यादा मिल सकती है। जब वेज ज्यादा मिल सकती है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सकता है। ये पहला फायदा हो गया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो वेज रेट बढ़ेगा, वेज रेट बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। दूसरा, जब वो पैदल जाएगा तो फिर ट्रेन और बस ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से एयर और नॉइस पॉल्यूशन कम होगा, तो एक्सटर्नल कॉस्ट रिड्यूस होगी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। सर और कोई फायदा हो सकता है? हाँ, एक और भी फायदा हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट को जो है ना वो क्या कहते हैं, रोड्स वगैरह कम बनाने पड़ेंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, जिससे गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है वो रिड्यूस होगा। 3 फायदे हो गए।
अब तीन नुकसान। जब लोग पैदल जाएंगे तो बस और ट्रेन ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी। बस और ट्रेन ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर उसकी वजह से जो बस और ट्रेन ड्राइवर्स हैं वो अपनी जॉब लूज कर देंगे और मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि वो अपने काम पे लेट आएगा, या फिर उसको टेंशन होगी, हर वक्त स्ट्रेस होगा कि मैं काम टाइम पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, या फिर वो क्या पता थक जाता हो, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाए और फिर उसके प्रमोशन के चांस भी गिर जाए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या पता कि सेफ ना हो, क्राइम रेट ज्यादा हो, पैदल जा रहा हो, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, उसकी गोली वोली मार दे उसके पाँव वाँव पे वो मजनू भाई की तरह शुरू हो जाए, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मेरी एक टांग नकली थी। सही है ना। कुछ भी हो सकता है ना भाई, कराची जैसे शहर में अगर आप घूम रहे हो तो आओ चेक करते हैं जरा ये पागल इस सवाल के बारे में क्या कहता है। सवाल देने का सेंस तो था नहीं इतना कुछ, लेकिन देखते हैं पागल क्या कह रहा है। तो भाई ये कह रहा है, देखते हैं कि वाई इट माइट, पैदल क्यों चलना चाहिए, आओ चेक करते हैं। इट मे मेक पीपल हेल्थियर, ये हमने बात कर ली। इट मे रेज प्रोडक्टिविटी, ये भी बात कर ली। इट विल रिड्यूस पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन, हमने अच्छे लफ्जों में बात करी, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। मे बी लेस नीड फॉर कार पार्किंग स्पेस, ये भी हमने बात कर ली। मे रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, भाई लोग बीमार नहीं होंगे तो हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा। मैंने रोड की बात करी, इसने हेल्थ केयर की बात कर ली, ठीक है ना, तो कुछ नया सीख ही लिया हमने। वाई इट माइट नॉट, क्यों पैदल नहीं चलना चाहिए। मे नॉट बी सेफ, क्राइम रेट वाली बात। मे मेक पीपल लेट, काम पे लेट पहुंचेगा, बॉस थपड़े करवा रहा है, बोले ये क्या लगाया हुआ है तुमने, तुम्हारे दादा की कंपनी है। मे इंक्रीज स्ट्रेस एंड लोअर प्रोडक्टिविटी, उसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो प्रमोशन के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है। बेटा स्ट्रेस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो काम पे लेट पहुंच रहा होगा। एक अब मिसाल है, मुझे अगर पैदल कहीं जाना हो पढ़ाने के लिए, मुझे रोज पैदल स्कूल जाना हो, तो मैं बोलूंगा यार कौन पैदल जाए, छोड़, जाना ही नहीं है, घर बैठ, अब्बा से पैसे लेके अब्बा के पैसों में ऐशी। अच्छा, उसके अलावा इट में रिड्यूस डिमांड फॉर बस एंड ट्रेन ट्रेवल, जिससे क्या कहते हैं, डिमांड कम हो जाएगी। उसके अलावा लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि लोग जॉब्स लूज कर देंगे। सही है। और चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इसका क्या मतलब है। चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, इसका क्या मतलब है। मिसाल है भाई कि जो मेरे घर के करीब नौकरी होगी मैं उसी में जाऊंगा ना भाई। जो मेरे घर के करीब नौकरी होगी मैं उसी में जाऊंगा ना। मेरे पास चॉइस नहीं होगी क्योंकि मुझे पैदल जाना है ना। सही है। तो अब हम लोग है ना जरा देखते हैं कि ये थोड़ा सा क्या कह रहा है इस 8 मार्क के सवाल के बारे में। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप 8 मार्क का सवाल अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आपको 2 पॉइंट्स फेवर में लिखने हैं, 2 पॉइंट्स अग्री करने हैं, 2 पॉइंट डिसअग्री करने हैं। ठीक है। तो जब भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू करेंगे, फर्स्ट लाइन यू ऑलवेज हैव टू कॉपी पेस्ट। ठीक है। तो आप शुरू कैसे करोगे, गवर्नमेंट शुड एनकरेज पीपल टू वॉक टू स्कूल एंड वर्क बिकॉज इट विल इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी विच विल इंक्रीज देयर वेज रेट which will increase their standard of living, which will reduce poverty. This is the first point. फिर सेकेंड पॉइंट, अनदर बेनिफिट। फिर जब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो यू विल यूज टू वर्ड्स। आप यूज करेंगे हाउएवर का और नॉट का। तो अब आप क्या यूज करोगे, हाउएवर गवर्नमेंट शुड नॉट, हाउएवर गवर्नमेंट शुड नॉट एनकरेज पीपल टू वॉक टू स्कूल एंड वर्क। ठीक है। अभी मैं आंसर लिखवाऊंगा तो और मजीद क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स ट्राई रीडिंग दिस। अच्छा सर कोई डायग्राम बन सकती है, हाँ ट्रेन और बस की डिमांड कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व में शो कर सकता हूं मैं। आई कैन लिंक दिस डायग्राम, ओके। अच्छा ये कह रहा है कि, ये कह रहा है भाई अगर आप थर्ड वाला मैं लीड कर रहा हूँ, लेवल 3 रीड कर रहा हूँ। A reasoned discussion which accurately examines both sides of the economic argument, making use of economic information and clear and logical analysis to evaluate economic issues and situation. One side of argument may have been more in depth than the other, but overall both sides of the argument are considered and developed. There is thoughtful evaluation of economic concepts, terminology, information, or data appropriate to the question. The discussion may also point out the possible uncertainties of alternate decisions and outcomes. ये कह रहा है कि भाई आंसर ऐसा होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एक ज्यादा डेप्थ में नहीं होनी चाहिए, एक ज्यादा, जैसे एडवांटेज ज्यादा इलेबोरेट कर दिया, डिसएडवांटेज थोड़े कम समझा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अच्छा, फिर ये कह रहा है कि अगर आप कोई बात लिखो तो आप उसके आउटकम भी लिख सकते हो, जैसे हम लिखते हैं ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पॉवर्टी गिरेगा, तो ये आउटकम है ना, उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, 8 मार्क के सवाल में कोई डेफिनेशन नहीं देनी होती, कोई इवैल्यूएशन नहीं होती। अगर होती तो वो यहाँ लिखा हुआ होता कि वो इवैल्यूएशन के मार्क्स दे रहा है आपको, उसने कहीं पे भी नहीं लिखा। उसने बोला दोनों साइड्स को डिस्कस करो और खत्म करो, अपने एनालिसिस दो और खत्म करो, उस पॉइंट्स को एनालाइज कर दो, ठीक है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद दिस 8 मार्कर। आ जाए भाई, 8 मार्कर शुरू करते हैं, पार्ट डी। आ जाए भाई। दी गवर्नमेंट the government should encourage the government should encourage people to walk to school and work. The government should encourage people to walk to school and work, as it will increase their productivity, as it will increase their productivity, as it will increase their productivity, so they will be so they will be paid so they will be paid a higher wage rate, which will improve क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब वेज रेट बढ़ेगी तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, कॉमा, रिजल्टिंग इन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मैं तो देखा आप लोगों के दिल में रहता हूँ, इससे पहले आप लोग सवाल करें, मैं आपको खुद ही जवाब दे देता हूँ कि भाई हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली जो बात करी थी वो ऊपर वाले सवाल में करी थी, हमने इस सवाल में वापस करी है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर हम इसी सवाल के अंदर 2 बार ये बात करते तो मसला होता, लेकिन वो एक अलग क्वेश्चन था, वो एक अलग पार्ट था, ये एक अलग पार्ट है, ठीक है। ओके। अच्छा जी, दूसरा, another benefit is that another benefit is that since people will another benefit is that since people will walk to school and work another benefit is that since people will walk to school and work, so this will reduce demand for bus and train travel, which will reduce air comma noise pollution noise pollution and traffic congestion। ठीक है, एयर पॉल्यूशन कम होगा, नॉइस पॉल्यूशन कम होगा और ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा, ठीक है। एयर नॉइस पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन लीडिंग टू अ फॉल इन लीडिंग टू अ फॉल इन एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है, लीडिंग टू अ फॉल इन एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। सही, अब मैंने आपको बताया है कि जब आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो यू विल ऑलवेज यूज 2 वर्ड्स, एक हाउएवर और एक नॉट का ना। तो अब आप क्या लिखेंगे, व्हाट विल यू राइट, हाउएवर the government should not, ठीक है, ये पैराग्राफ साइड चेंज हो गई। however the government should not encourage people to walk to
टू वॉक टू स्कूल एंड वर्क, टू वॉक टू स्कूल एंड वर्क as it will increase their stress level, as it will increase their stress level, which will reduce their productivity, which will reduce their productivity, comma, there will be, comma, this will reduce their productivity, comma, there will be a fall in chance, there will be a fall in chances of being promoted. यार जब उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, वो ज्यादा आउटपुट ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो उसके प्रमोशन के चांस कम होंगे। अब मैं वेज पे बात नहीं लेके गया, अब मैं प्रमोशन के ऊपर बात लेके गया, ठीक है। एंड लोअर जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट रह गया, ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखते हैं। लास्टली, दिस विल रिड्यूस डिमांड फॉर, lastly this will reduce demand for bus, lastly this will reduce demand for bus, lastly this will reduce demand for bus and train transport, lastly this will reduce demand for bus and train transport। तो bus and train drivers, bus and train drivers will lose their jobs, resulting in increase resulting in increase in unemployment in the country। ठीक है, अब डायग्राम भी लिंक कर देते हैं कि यार बस और ट्रेन की डिमांड कम हो रही है ना, तो क्या डायग्राम बना सकता हूँ। लेफ्टवर्ड शिफ्ट की डायग्राम यूज कर सकता हूँ, बना सकता हूँ भाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट की डायग्राम, बिल्कुल बना सकता हूँ भाई। ठीक है, आ जाओ भाई, तो डायग्राम बना देता हूँ। एंड दिस विल also cause a leftward shift, and this will also cause a leftward shift in demand curve as shown in डायग्राम बिलो। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले दो एक्सिस बनाएंगे और हम लोग लेबलिंग करेंगे। तो ऊपर ऊपर आ जाएगा प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये एक्स इसके क्रेडिट मार्क्स है, नो नो। अगर आपका आंसर थोड़ा सा वेग है, अगर आपका आंसर थोड़ा सा अनडेवलप्ड है, कहीं आपने एक्सप्लेनेशन में मार खाई है, तो आपकी डायग्राम आपको कवर करेगी और एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि हाँ यार इस बच्चे ने डायग्राम भी बनाई है। वरना जो हमने डायग्राम सीखी है वो तो सारी यूजलेस हो गई ना, कहीं काम ही नहीं आई। तो यू हैव टू यूज इट ओवर हियर, ठीक है, इट्स मैंडेटरी। तो देखो भाई, सबसे पहले आपने प्राइस कांस्टेंट करनी है। डिमांड कर्व हमने सीखा हुआ है डाउनवर्ड होता है, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड है। तो सेम प्राइस के ऊपर आपकी डिमांड कम हो गई, क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या प्रेफर करा, वॉक करके अपने काम पे जाना प्रेफर करा, ठीक है। यू कैन ऑलवेज मेक अ डायग्राम, ओके, ट्राई टू मेक अ डायग्राम, इट्स नॉट मैंडेटरी। आई एम टेलिंग यू अगेन, ट्राई टू मेक अ डायग्राम, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन, ठीक है। सही है भाई, यू गाइज मे टेक अ स्क्रीनशॉट। आई विल शेयर दिस पीडीएफ टिल 11
ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, रात को 10-11 बजे तक आई एम गोना शेयर दिस विद यू गाइस। ओके, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो। जज़ाकल्लाह खैर।